This conference will now be recorded. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. जी बच्चे, कल हम लोगों ने लीज का टॉपिक स्टार्ट किया था पढ़ना. अभी सिर्फ हमने डेफिनेशन ही उसकी कंसीडर की थी. मैं क्विकली आप लोगों के साथ उसकी डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट दोबारा रिकॉल करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग लीज के टॉपिक्स को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं पढ़ना. सबसे पहले बच्चे, लीजेस में 5 टॉपिक्स कवर होते हैं. अगर मैं मेन बाइफरकेशन करूँ, एक लेसी, दूसरा लेसर की अकाउंटिंग, थर्ड वन सेल एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट, सब लीज और लीज मॉडिफिकेशन. हमारे सिलेबस में सिर्फ दो, एक लेसी की अकाउंटिंग और दूसरा लेसर की अकाउंटिंग. सेल एंड लीज बैक, सब लीज और लीज मॉडिफिकेशन का टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं. ठीक हो गया जी बच्चे. अच्छा बच्चे, हमने लीज की डेफिनेशन को समझा था कल. हमने कहा था दो एंटिटीज हैं, एक एंटिटी ए है, दूसरी एंटिटी बी है. एंटिटी ए और एंटिटी बी दोनों के इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मुआहिदा हो गया. एंटिटी बी ने कहा कि मैं आपको एक एसेट के इस्तेमाल का हक दूंगी. एंटिटी बी ने क्या कहा? मैं आपको एक एसेट, उसके इस्तेमाल का हक, राइट ट्रांसफर करूंगी एंटिटी ए आपको. उसके बदले में आपको मुझे इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होंगी, सीरीज ऑफ पेमेंट्स देनी होगी, जिसे हम कहेंगे कंसीडरेशन. और ये कंसीडरेशन किसके बदले में होगी? उस एसेट के इस्तेमाल के बदले में होगी जिस एसेट के इस्तेमाल का हक हमने आपको दिया. ठीक हो गया जी बच्चे. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? एक कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट दैट कन्वेज द राइट टू यूज एन एसेट, जो क्या करता है? एक एसेट के इस्तेमाल के हक को ट्रांसफर करता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक मुद्दत के लिए, इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, और उसके बदले में एंटिटी ए को एंटिटी बी को पैसे देने पड़ेंगे, और वो सीरीज ऑफ पेमेंट्स होती हैं, सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होती हैं. तो बच्चे अब जल्दी से एक काम कीजिएगा, जरा ये डेफिनेशन, लीज की डेफिनेशन पढ़िएगा. कि आपको लीज की डेफिनेशन क्लियर है? ये डेफिनेशन सर नोट सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे. जी मैं इंशाल्लाह कर दूंगा, जुम्मे के बाद कर दूंगा. Step by step clear. A contract or part of a contract that conveys the right to use an asset for a period of time in exchange for consideration. ठीक हो गया बच्चे. अच्छा बच्चे, साथ ही साथ हमने कहा था वो एंटिटी जो राइट ट्रांसफर करेगी, जो राइट ट्रांसफर करे, उसे हम कहते हैं लेसर. ठीक है जी बच्चे. वो एंटिटी जो राइट ट्रांसफर करे वो कहलाएगी लेसर. बाकी डेफिनेशन का वही पार्ट रहेगा. अब जरा पढ़िएगा डेफिनेशन. लेसर की डेफिनेशन आपको क्लियर है बच्चे? ठीक हो गया ना बच्चे? अच्छा बच्चे, नेक्स्ट एंटिटी ए के लिए हमने क्या कहा था? जो राइट रिसीव करेगी एसेट के इस्तेमाल का. ठीक है ना? राइट टू यूज एन एसेट का राइट रिसीव करे जो एंटिटी, उस एंटिटी को हम लेसी बोलेंगे. बच्चे ये डेफिनेशन पढ़िएगा लेसी की. शेराज बच्चे,
मेरी सुबह 8 बजे क्लास होती है इकोनॉमिक्स की, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स की मेरी सुबह 8 बजे क्लास होती है। अगर आप उससे पहले का टाइम अगर मुझे आप कहेंगे तो मैं उससे पहले के टाइम पे अवेलेबल होता हूँ। जैसे आप मुझे अगर कह देते हैं 6 बजे से 8 बजे के दरमियान में क्लास कर लेते हैं तो वो मेरे लिए भी सूटेबल है, आप लोगों के लिए भी सूटेबल है। तो 6 बजे से 8 बजे का टाइम अवेलेबल है, अगर आप वो कहते हैं तो वो हमारे लिए एक सूटेबल टाइम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे म्यूचुअल कॉन्सेंट चाहिए सभी लोगों, ठीक है ना। तो उससे पहले 8 बजे से पहले का टाइम कोई भी अवेलेबल नहीं। ठीक हो गया बच्चे, जिज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, आप मुझे बताइएगा कल जो हमने डेफिनेशंस डिस्कस की थी, तीनों डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई हैं, क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया बच्चे। अच्छा, इसमें ना दो डेट्स का जिक्र आता है। एक डेट कहलाती है इंसेप्शन डेट और दूसरी डेट कहलाती है कमेंसमेंट डेट। कितनी डेट्स है? दो। एक इंसेप्शन डेट और दूसरी डेट है कमेंसमेंट डेट। इंसेप्शन डेट कहते हैं उस दिन जिस दिन लीज का एग्रीमेंट हो, लीज का एग्रीमेंट हो, या बच्चे लीज टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हो रही हैं, वो भी एग्रीमेंट की डेट पे ही होती है। अच्छा, अब लीज टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंजेस डिसाइड हो गई, कुछ तब्दीलियां आ गई। अब इनमें से जो पहली डेट होगी वो डेट हमारी इंसेप्शन डेट कहलाएगी। मींस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लीज टर्म डिसाइड होगी पहले और बाद में मॉडिफिकेशन हुई, तो हम डेट कौन सी अज्यूम करेंगे? इंसेप्शन डेट, पहले वाली डेट को ही इंसेप्शन डेट कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट होता है लीज कमेंसमेंट डेट का। कमेंसमेंट डेट, अच्छा अरहम भैया, कमेंसमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन लेसर लेसी को एसेट के इस्तेमाल का राइट ट्रांसफर कर दे, वो डेट कहलाती है कमेंसमेंट डेट। समझ आ गई है ना? लीज कमेंसमेंट डेट क्या होगी? जिस दिन लेसर लेसी को एसेट के इस्तेमाल का राइट ट्रांसफर कर दे, उस डेट को बच्चे हम कहते हैं लीज कमेंसमेंट डेट। ठीक हो गया जी बच्चे? तहजीबुर रहमान का मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं तहजीब बच्चे, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत बेहतर हुई है आपकी? हमने आज लीज का टॉपिक स्टार्ट किया है और अभी हमने कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा। अभी तक हमने सिर्फ दो डेफिनेशंस, बल्कि तीन डेफिनेशंस कुछ हमने डिस्कस की हैं और हम अब कुछ कॉन्सेप्ट्स आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपके साथ इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा ताकि आप जो हमने पढ़ लिया हुआ है उससे आप फायदा उठा सकें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आपने जब भी कुछ स्टैंडर्ड पढ़ना है ना, तो स्टैंडर्ड में आपको याद रखा है कि तीन बातें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं 4 कॉन्सेप्ट्स कहूंगा कि ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट। पहला कॉन्सेप्ट है रिकॉग्निशन। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? रिकॉग्निशन। दूसरा कॉन्सेप्ट कहलाता है मेजरमेंट। और मेजरमेंट यूजुअली हम बाइफरकेट कर देते हैं फर्दर। पहली मेजरमेंट कहलाती है इनिशियल मेजरमेंट, जो एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन हम कर रहे होते हैं। जब हम किताबों में अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम इन एसेट्स की या लायबिलिटीज की जो वैल्यू मेजर कर रहे होंगे वो मेजरमेंट कहलाएगी इनिशियल मेजरमेंट। और फर्स्ट टाइम के बाद जब भी हम अगेन मेजर करेंगे, वो मेजरमेंट कहलाएगी सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। मैं अभी आपको यहाँ पे रेफर भी कर देता हूँ IAS 16, क्योंकि आप वो बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। आपने IAS 16 में पढ़ा कि हम जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनिशियली मेजर करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, तो एट कॉस्ट मेजर करेंगे। और कॉस्ट में क्या क्या कंपोजिशन होगी वो हमने डिसाइड किया हुआ है।
उसके बाद जब भी एसेट को मेजर किया जाएगा वो मेजरमेंट उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कहलाएगी और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फर्दर क्लासिफाई की जाती है। उसके लिए दो मॉडल हमने पढ़े थे, एक मॉडल पढ़ा था कॉस्ट मॉडल और दूसरा मॉडल पढ़ा था बच्चे रिवैल्यूएशन मॉडल। याद है ना आपको IAS 16 में? जी बच्चे, तो हम इसमें भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अभी फर्दर। अच्छा बच्चे, थर्ड कॉन्सेप्ट वो है प्रेजेंटेशन। और मैंने इसका दूसरा हिस्सा डिस्क्लोजर्स सेपरेट कर दिया। अच्छा, अब जब भी वर्ड ये प्रेजेंटेशन क्या है तो आपको याद रखना है, प्रेजेंटेशन में हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम की बात करेंगे। और जब हम डिस्क्लोजर्स की बात कर रहे होते हैं तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे इस स्टैंडर्ड में हमें ये बातें पढ़नी है। हमने कल डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले लेसी की अकाउंटिंग पढ़ेंगे। याद है ना आपको ये बातें मेरी? तो जी बच्चे, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से लेसी की अकाउंटिंग। यहां तक बच्चे बात क्लियर? और इसके हम जो जनरल वर्किंग है वो करेंगे, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड वर्किंग है। हाँ, एक्सेप्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे जैसा कि हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ। अच्छा बच्चे, लेसी के केस में लेसी रिकॉग्निशन के टाइम पे क्या अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करेगा? जी, रिकॉग्निशन के टाइम पे अकाउंटिंग एंट्री क्या पोस्ट करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? लीज को कैसे रिकॉर्ड करेगा, हमें ये जानना है। वो एंट्री पोस्ट करेगा बच्चे राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और क्रेडिट बच्चे करेगा लीज लायबिलिटी। राइट ऑफ यूज एसेट इंक्रीज इन एसेट और लीज लायबिलिटी इंक्रीज इन लायबिलिटी। ये अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करेगा। अब इस एंट्री को पोस्ट करने के लिए मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट भी कौन सी सीखने वाले हैं हम? पहले हम सीखने वाले हैं इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट किसकी बचे? पहले हम सीखते हैं लीज लायबिलिटी। आज टाइम जरा शॉर्ट है, मैं इसका पैराग्राफ आपको स्टैंडर्ड से साथ साथ रीडिंग भी करवाऊंगा। वो स्टैंडर्ड में आपके साथ सॉफ्ट में शेयर भी करूंगा और इसके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स आपको साथ साथ रेफर भी करता जाऊंगा और कुछ पैराग्राफ पढ़ाऊंगा और कुछ आपको होमवर्क में दूंगा। और फिर उसके बाद हम साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आज टाइम शॉर्ट है। आज मैं आपको एक सिंपल सी इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इनको डिटेल में इक्वेशंस को समझाता जाऊंगा और ये इक्वेशन हमारी इनहांस होती जाएगी, कॉम्प्लेक्स भी होती जाएगी जैसे हम एडिशनल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले लीज लायबिलिटी, हमें लीज लायबिलिटी मेजर करनी। लीज लायबिलिटी को मेजर करते हुए हमें 5 बातें स्टैंडर्ड कहता है आपने देखनी। ठीक है ना बच्चे, 5 बातें आपने देखनी। अभी मैं आपको सिर्फ सिखाना चाह रहा हूं कि हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। आप कहेंगे जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से पहले हमें लीज पेमेंट तो बता दें, हमें लीज पेमेंट का पता चल जाए फिर हम प्रेजेंट वैल्यू भी समझ लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी, अब मैं आपको लीज पेमेंट पहले बता देता हूं कि लीज पेमेंट का हम फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं। लीज पेमेंट इज इक्वल टू डाउन पेमेंट। लीज कमेंसमेंट डेट पे
हम जो भी पेमेंट कर दें वो पेमेंट हमारी डाउन पेमेंट कहलाती है। इसमें बच्चे हम ऐड करते हैं लीज रेंटल्स, सीरीज ऑफ पेमेंट्स जितनी भी हम करेंगे इंस्टॉलमेंट्स में वो लीज रेंटल्स कहलाएंगी। और इसमें बच्चे हम ऐड करेंगे परचेज ऑप्शन इफ एनी, अगर कोई परचेज ऑप्शन गिवन हो तो वो भी हम ऐड कर लेंगे। परचेज ऑप्शन क्या होती है हम इसको कल डिस्कस करेंगे। लीज पेमेंट की ये इक्वेशन हमने आपके सामने डिस्कस की। अच्छा, अब इसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। मैं एलपी लिख रहा हूँ लीज पेमेंट के लिए। अच्छा बच्चे, पहली बात डाउन पेमेंट तो एज इट इज बच्चे हमने लिख देनी है, डाउन पेमेंट प्लस हमें कंप्यूट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल, और फिर बच्चे हमें ऐड करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परचेज ऑप्शन। ठीक हो गया जी बच्चे, ये काम हमें करना। अब इस इक्वेशन को मुझे समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा एसीसीए का एक क्वेश्चन है वो आपके सामने ये मौजूद है। इस क्वेश्चन से हम जरा स्टार्ट करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। पूरा क्वेश्चन तो आज नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट है, आपको पता है, आपको आज जुम्मा है, तो आज कुछ बातें करेंगे, बाकी बातें हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 जनवरी 2016 को एक कंपनी ने एक स्मॉल बॉटलिंग एंड लेबलिंग मशीन फ्रॉम ऑरिक्स लीजिंग कंपनी से लीज के तहत एक्वायर की। इस मशीन की कीमत 7,710 रुपए है। ये कैश प्राइस का मतलब क्या होता है कि अगर हम मार्केट में जाएं और पैसे पे करके इस प्रोडक्ट को खरीद ले, इस मशीन को खरीद ले, तो हमें इसके कितने पैसे देने पड़ेंगे? 7,710 रुपए। ये इसकी फेयर वैल्यू बन जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो तहजीब। वाइल द अमाउंट टू बी पेड वॉस ₹10,000, लेकिन हमें लीज में कितने पैसे देने हैं? 10,000 रुपए देना। एग्रीमेंट में हमें इमीडिएट पेमेंट करनी है 2,000 रुपीज की। ये किसकी पेमेंट है बच्चे? डाउन पेमेंट होगा। शाबाश, बिल्कुल सही हो गया, डाउन पेमेंट है जी ये। अच्छा अब देखें बच्चे, टोटल फिगर है 10,000, आपने 2,000 डाउन पेमेंट कर दी, रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया? 8,000। अब देखें बच्चे, एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि जो बैलेंस अमाउंट है वो आपने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो आपने क्या करना है? इसको 4 से डिवाइड कर देना। तो बताइएगा हर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी हो जाएगी? 2,000 रुपीज। ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है? 31 दिसंबर। ये बात बड़ी ही अहम है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझिएगा। हमारी लीज कमेंस हो रही है 1 जनवरी 2016 को और एंड हो रहा है 31 दिसंबर। साल पूरा हो रहा है 31 दिसंबर 2016। हम जो रेंटल पे कर रहे हैं ना, रेंटल, ये रेंटल डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे वो कह सकता है रेंटल है पर एनम। पर एनम का मतलब क्या है? हर साल बाद आपने रेंटल पे करना। वो आपको ये भी कह सकता है कि रेंटल है क्वार्टरली। क्वार्टरली का क्या मतलब है? आफ्टर 3 मंथ्स, मींस साल में कितनी दफा देना है आपने? 4 टाइम्स पे करना है। क्वार्टर का मतलब क्या है? हर 3 माह बाद आपने रेंटल पे करना है और साल में कितनी दफा देना है? 4 टाइम्स आपने पे करना है, हर 3 मंथ्स आफ्टर। अच्छा, इसी तरह से बच्चे ये भी हो सकता है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का क्या मतलब? हर 6 माह बाद आपने पे करना है, मतलब साल में 2 दफा देना है आपने। मंथली भी हो सकता है, हर महीने के बाद देना है। ये रेंटल की सिचुएशन है। यहां तक बच्चे बात क्लियर है?
एग्जाम में क्वेश्चन में आपको वो बताएगा पर एनम या वो वर्ड बोलेगा एनुअली। क्या वर्ड बोलेगा? एनुअली या पर एनम। क्वार्टरली या वो कहेगा 3 मंथ्स आफ्टर। हाफ ईयरली या वो कहेगा हर 6 महीने के बाद। मंथली या वो कहेगा हर महीने के एंड पे। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पे भी बात समझनी है गौर से। इस क्वेश्चन में उसने कहा है एनुअल इंस्टॉलमेंट। देखें इस क्वेश्चन में पढ़िएगा, 4 बराबर बराबर एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। इसका मतलब है हर इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी है 12 माह के बाद। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात जो बड़ी ही अहम है, जो रेंटल की अमाउंट है ना, रेंटल की अमाउंट क्या आप लीज कमेंसमेंट के पहले दिन देंगे या आखिरी दिन देंगे? अगर तो आखिरी दिन देंगे, इसके लिए हम वर्ड डिफरेंट एग्जामिनर यूज करता है, वो वर्ड बोलता है एंड। इसके लिए वो वर्ड बोलता है एरियर्स, और इसके लिए वो वर्ड बोलता है एनिवर्सरी। ठीक हो गया जी बच्चे? क्या वर्ड बोलेगा? एंड, एरियर्स या एनिवर्सरी पे, सालगिरह पे। इस केस में आपको, अभी मैं लिखने लगा हूं, अभी मैंने ये बात समझाई नहीं है, मैं समझाता हूं अभी ये बात। इस केस में आपने सिंपल एन्युटी का फॉर्मूला यूज करना होता है। इस केस में आपने फॉर्मूला किसका यूज करना होता है? सिंपल एन्युटी, एन्युटी का फॉर्मूला यूज करना होता है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, अगर वो कहे कि आपने पहले ही दिन पे करना है, तो इसे वो वर्ड बोलता है एट स्टार्ट, या वो वर्ड बोल देता है एट बिगनिंग, या वो वर्ड बोलता है इन एडवांस। समझ आ गई बच्चे बात की? एग्जाम में क्वेश्चन में वो हमें क्या कहता है? आपने लीज रेंटल पे करना है एट स्टार्ट ऑफ द पीरियड, भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। अगर एनुअली इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वर्ड बोलेगा। जी बच्चे, इसके लिए बच्चे हमें जो यूज करनी है वो करनी है एन्युटी ड्यू। क्या यूज करनी है? एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला यूज करना है। इसके केस में सिंपल एन्युटी और इसके केस में एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला। मैं भी समझाऊंगा डिटेल, मैंने भी समझाया नहीं है ये बात, लेकिन अभी सिर्फ मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम इनको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, ना कि क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट समझें और वो हर क्वेश्चन पे अप्लाई ना हो पाए हमसे। ठीक है जी बच्चे? तो आपने ये कॉन्सेप्ट समझ के फिर उसके बाद हर क्वेश्चन पे उसे अप्लाई करना है, जैसे हम कंसोलिडेशन में भी कर रहे थे। यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपके सामने, 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग 31 दिसंबर 2016। अब देखिए, हमारी लीज कमेंस हो रही है 1 जनवरी को, इंस्टॉलमेंट हमने पे करनी है हर पहली इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को। मुझे बताइएगा एट स्टार्ट है या एंड है? आपने मुझे अब कॉन्सेप्ट समझाना है, एंड है या एंड स्टार्ट है? एंड है। एंड है सर। शाबाश, एंड है, शाबाश, एंड है, बिल्कुल ठीक हो गया शराज साहब, बात समझ में आ गई आप सब लोगों को। अच्छा बच्चे, द चार्ज ऑफ 2290, ये इंटरेस्ट की, फाइनेंस चार्ज की अमाउंट है। बिल्कुल ठीक आ जी आपने, ये फाइनेंस कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसे फाइनेंशियल चार्जेस भी कह सकते हैं। मैं अभी फिल वक्त फाइनेंस कॉस्ट लिख रहा हूं। ठीक है ना बच्चे? देखें वो कैसे, अभी आपको करने की जरूरत नहीं भी है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। आप 7,710 रुपए की चीज 10,000 रुपए में खरीद रहे हैं, बताएं इसके ऊपर जो एडिशनल अमाउंट पे कर रहे हैं वो 2,290 रुपए नहीं दे रहे, वो फाइनेंस कॉस्ट नहीं बन जाएगी? उस एसेट की वैल्यू 7,710 रुपए है, आपको देने पड़ रहे हैं 10,000 रुपए।
2290 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ रहे हैं। ये जो 2290 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, ये कौन सी वैल्यू बन गई? ये फाइनेंस कॉस्ट है। अब ये फाइनेंस कॉस्ट किस रेट से चार्ज की जा रही है? 15% पर एनम से चार्ज की जा रही है। ठीक हो गया जी बच्चे? अब आपको कह रहा है कैलकुलेटेड ऑन द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द लायबिलिटी ड्यूरिंग ईच अकाउंटिंग पीरियड। अब यहीं तक हमने क्वेश्चन हमारा, क्योंकि पूरा ही नहीं हो सकेगा, हम यहीं पर रुक रहे हैं और कुछ वर्किंग में आपको समझाने लगा हूं इस क्वेश्चन। मुझे बताइएगा बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे मैं इस क्वेश्चन की वर्किंग से स्टार्ट करूंगा। अभी हम कल इसकी रिक्वायरमेंट सॉल्व करना शुरू करेंगे, आज वर्किंग से। आपने याद रखना है इस क्वेश्चन को, लीज के क्वेश्चन की पहली 3 वर्किंग आपको याद रखनी है। ज्यादा हो सकती है लेकिन अभी हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहली वर्किंग है इसकी लीज पेमेंट की। लीज पेमेंट आपने वर्कआउट करनी है। लीज पेमेंट का फॉर्मूला क्या था? डाउन पेमेंट प्लस लीज रेंटल्स प्लस परचेज ऑप्शन। अगर गिवन होगी तो लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे। इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट है 2000 की और लीज रेंटल्स की रिमेनिंग अमाउंट है वो 8000 है, वो हमने वर्कआउट की हुई है। परचेज ऑप्शन इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो लीज पेमेंट की फिगर बचे 10,000 रुपीज बन गई। अब हमें वर्किंग नंबर 2 कंप्यूट करनी है। वर्किंग नंबर 2 है, हमें कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स। परचेज ऑप्शन है ही नहीं, मैं स्किप कर रहा हूं यहाँ। अच्छा बच्चे, डाउन पेमेंट की फिगर तो एज इट इज 2000 हमने लिख दी, प्लस अब हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल कंप्यूट करना है। इसके लिए जरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा। बात मुझे आपके तवज्जो की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपने गौर से सुनो, मैं टाइमलाइन बना के समझाता हूँ ये कॉन्सेप्ट ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1 जनवरी 2016 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होनी है 31 दिसंबर 2016 को। सेकेंड वन इंस्टॉलमेंट पे होनी है 31 दिसंबर 2017 को। थर्ड वन इंस्टॉलमेंट पे होनी है 31 दिसंबर 2018 को। और लास्ट वन फोर्थ वन इंस्टॉलमेंट पे होनी है 31 दिसंबर 2019 को। अच्छा, अब पहली इंस्टॉलमेंट पे होनी है 2000 रुपीज की, सेकंड भी 2000 की, थर्ड भी 2000 की और फोर्थ भी 2000 की। ये पेमेंट तो डाउन पेमेंट है ना, ये डाउन पेमेंट एज इट इज बच्चे हमने कंसीडर कर ली। अब बच्चे करना क्या है? अब ये है कि ये फिगर 2000 की है, इसकी आज क्या वैल्यू बन रही है? ये वैल्यू कहलाती है इसकी प्रेजेंट वैल्यू। 2000 रुपीज जो 31 दिसंबर 2016 को हमने पे करना है, 1 जनवरी, क्योंकि हम रिकॉग्निशन हमने रिकॉग्नाइज करना है 1 जनवरी 2016 को। अकाउंटिंग एंट्री लीज की तो हमने 1 जनवरी 2016 को पोस्ट करनी, तो हमें इस 2000 रुपए की आज वैल्यू डिटरमिन करनी है। कितनी बनती है वो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? 2000 रुपीज जो रेंटल की अमाउंट है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंट रेट के साथ 1 प्लस करके, और नंबर ऑफ इयर्स कितने पीरियड के बाद पे करनी है? 1 साल भर के बाद। तो बच्चे मुझे बताइएगा इसकी प्रेजेंट वैल्यू की फिगर कितनी बन रही है, कंप्यूट करिएगा, मुझे बताइएगा जल्दी से। वन 1739 बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट देखिएगा। अब अगली इंस्टॉलमेंट पे करनी है जी बच्चे 31 दिसंबर 2017 को। अब उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करनी है बच्चे। उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कंप्यूट होगी? 2000 की इंस्टॉलमेंट पे होनी है, वही 1 प्लस डिस्काउंट रेट 15% है। नंबर ऑफ इयर्स कितने साल के बाद, ये देखे ना 2 इयर्स,
इस डेट से इस डेट तक का गैप कितने पीरियड का? 2 इयर्स का। 2 इयर्स कंसीडर किया। ये फिगर बचे 1512, बिल्कुल ठीक हो गया जी, 1512। अच्छा अब नेक्स्ट बच्चे ये थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करनी है 31 दिसंबर 2018 को। इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करनी है। 2000 इंटू 1.15 रेज टू पावर -3। इसकी फिगर बताइएगा बच्चे। 1315। अच्छा बच्चे लास्ट वन इंस्टॉलमेंट बच्चे 2000 की पे करनी है और 4 ईयर के एंड पे। प्रेजेंट वैल्यू बच्चे 2000 इंटू 1.15 रेज टू पावर -4। इसकी फिगर बच्चे क्या बन गई? 1143। अब टोटल प्रेजेंट वैल्यू बचे, हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू इन सब फिगर्स को और 2000 को भी ऐड कर दें जो ये फिगर है। पहले आप सिर्फ इन फिगर्स को ऐड करें, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स को ऐड कर दें। ये हमारी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स। जी बच्चे आपने मुझे फिगर नहीं बताई, जल्दी कीजिएगा। 5710। 57 ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखेंगे एग्जाम में ये वर्किंग करना हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया हुआ है। कितनी स्टेप बाय स्टेप हमें वर्किंग करनी है। इसका कोई शॉर्टकट है? बिल्कुल है। शॉर्टकट लगाने के लिए 4 कंडीशंस का पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कंडीशंस क्या? क्योंकि एग्जामिनर अब ये क्वेश्चन भी टेस्ट कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा पहली बात, सीरीज ऑफ पेमेंट्स होनी चाहिए। जी बच्चे राउंड ऑफ किया 1 का डिफरेंस आ जाएगा, कोई मसला नहीं। सीरीज ऑफ पेमेंट्स बच्चे सबसे पहला पॉइंट, ये पेमेंट सीरीज ऑफ पेमेंट्स होनी चाहिए। जब देखें सीरीज ऑफ पेमेंट्स है, मोर देन 1 पेमेंट्स को हम सीरीज ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। तो मोर देन 1 पेमेंट्स है, सीरीज ऑफ पेमेंट्स होगी बच्चे। अच्छा बच्चे सेकंड वन, सेम अमाउंट होनी चाहिए, पेमेंट की अमाउंट सेम होनी चाहिए। तो देखिए हर सिचुएशन में पेमेंट की अमाउंट कितनी है? 2000 2000 2000 2000, तो अमाउंट भी सेम है। इसका मतलब ये भी कंडीशन पूरी हो गई। थर्ड वन, सेम इंटरवल होना चाहिए, हर पेमेंट सेम इंटरवल पे पे हो। अब देखें हर पेमेंट आफ्टर 1 ईयर पे हो रही है। जी बिल्कुल, ये एनवीटी की कंडीशन है। एनवीटी की कंडीशन, हर पेमेंट 1 साल के बाद हो रही है, ये भी कंडीशन पूरी हो रही है। अच्छा लास्ट वन बचे, फोर्थ वन, सेम डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट भी सेम होना चाहिए। और डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में हमें 15% ही बताया हुआ है। अब ये सारी कंडीशंस पूरी होगी ना गिवन सिनेरियो में, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल फाइंड आउट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल, उसका फॉर्मूला क्या है बच्चे? रेंटल की अमाउंट है 2000, वो हमने लिख ली, इनटू 1 माइनस 1 प्लस डिस्काउंट रेट 0.15 परसेंटेज में होता है, माइनस अब ये जितना भी लीज टर्म होगा वो आपने लिखना है। लीज टर्म है 4 इयर्स का, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है ना, 4 इयर्स का हो गया। अब आपने डिवाइड कर देना बच्चे डिस्काउंट रेट से। इसमें 1 ऐड नहीं करना, अब डिनोमिनेटर में जब लेना है तो 1 ऐड नहीं करना। ये बच्चे सॉल्व, तो बच्चे इसे सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करके मुझे बताएं क्या आंसर है बच्चे इसका। जी बच्चे 5
710। ठीक हो गया जी बच्चे? तो अब आपको क्लियर हो गया ना, हम इतनी कॉम्प्लेक्स वर्किंग से बच जाएंगे। पास पेपर का एक क्वेश्चन है, उसमें मैं ये आपको वर्किंग रेफर करूंगा। वो लेसर का क्वेश्चन है। वो लेसर के क्वेश्चन में उसने क्या किया है, पहले 7 इंस्टॉलमेंट की अमाउंट सेम दे दी, लास्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट डिफरेंट दे दी। बच्चे एग्जाम में बैठ के सभी को इकट्ठा उस पे एनवीटी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। क्या पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि एक कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही। वो क्या कंडीशन है? अमाउंट सेम ही नहीं है। 10 की 10 इंस्टॉलमेंट की, 7 इंस्टॉलमेंट की अमाउंट डिफरेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट डिफरेंट है। तो बच्चे इस बात का ख्याल रखना है। तभी मैं अब ये बच्चों को बता देता हूँ ये कंडीशंस, ताकि उनसे गलती ना हो। तो बच्चे हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल की फिगर फाइंड आउट की। क्या फिगर? 5710। बच्चे इसका टोटल कीजिएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की फिगर कितनी बन गई बच्चे? 7710। जी बच्चे, बात क्लियर हो गई? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट में बच्चे हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट में डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल की फिगर हमने फाइंड आउट कर ली। यहाँ तक बच्चे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा बच्चे, इसके बाद हमें जो अगली वर्किंग करनी है, जो हमें अगला कॉन्सेप्ट समझना है, वो वर्किंग नंबर 3, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नंबर 3 वो हमें बनाना है लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। क्या बनाना है? इसे लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी कहते हैं, इसे बच्चे लीज रीपेमेंट शेड्यूल भी कहते हैं। तो मैं सिर्फ रीपेमेंट लिख रहा हूं, ये लायबिलिटी के लिहाज से बनता है रीपेमेंट शेड्यूल। लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल या बच्चे लीज रीपेमेंट शेड्यूल कहलाता है। अच्छा, ये शेड्यूल क्यों बनता है? आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये शेड्यूल क्यों बनेगा? ये शेड्यूल क्यों बनाया जाता है? सर ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। सर सर जो एलोकेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसे देख सके। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही समीउल्लाह ने बताया। देखें बच्चे, 2000 रुपीज ये फिगर है। आपने लीज इंस्टॉलमेंट 2000 रुपीज पे करना है 31 दिसंबर 2016 पे। अब इस 2000 में कितनी अमाउंट प्रिंसिपल की है, कितनी अमाउंट इंटरेस्ट की है, हमें बाइफरकेट करना है। इसकी बाइफरकेशन के लिए हमें लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ता है। ठीक है ना बच्चे? तो लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हम बच्चे बनाते हैं कि हम लीज रेंटल को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में बाइफरकेट कर सके। उसके लिए हम ये वर्कआउट करते हैं। ठीक है? तो इसके लिए बच्चे हम, जी बिल्कुल ठीक हो गया। इसकी बच्चे मैं वर्किंग अब आपके साथ करने वाला हूँ, जरा नोट करना है आपने किस तरह से वर्किंग करनी है। बच्चे सबसे पहले आपने डेट का कॉलम बनाना है। सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर उसके बाद बच्चे अगला कॉलम होगा ओपनिंग बैलेंस का। उसके बाद बच्चे इंस्टॉलमेंट का कॉलम होगा। बच्चे फोर्थ वन कॉलम आपने बनाना है इंटरेस्ट का कॉलम। फाइनेंस कॉस्ट भी लिख सकते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस भी, इंटरेस्ट भी, सूद। और उसके बाद बच्चे अगला कॉलम बनेगा प्रिंसिपल का। और उसके बाद लास्ट वन कॉलम बच्चे क्लोजिंग बैलेंस का बन जाएगा। तो बच्चों की सहूलत के लिए मैं उन्हें बताता हूं कि अगर मैं एक ओपनिंग बैलेंस को एक से रिप्रेजेंट करूं तो इंस्टॉलमेंट कैसे कंप्यूट करेंगे? ए कॉलम को हम इंटरेस्ट डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इंस्टॉलमेंट, सॉरी गलती हो गई मेरे से, इंस्टॉलमेंट को हम बी कहते हैं। सिंपल। इंटरेस्ट के लिए बच्चे हमने कंप्यूटेशन करनी थी, मैं वो इंटरेस्ट समझा। ए को इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये फिगर आपके पास बच्चे क्या बन जाएगी? ये फिगर बन जाएगी सी की फिगर। अब आपने प्रिंसिपल कैसे कंप्यूट करना है? बी कॉलम में से इंटरेस्ट की फिगर को लेस कर दीजिएगा, प्रिंसिपल की अमाउंट बन जाएगी। और लास्ट वन क्लोजिंग बैलेंस बचे, ओपनिंग बैलेंस में से प्रिंसिपल डी को आपने लेस कर देना है, ये ई क्लोजिंग बैलेंस की फिगर है। अभी मैं आपको वर्किंग करवाने लगा हूं, अब गौर करना है आपने। अच्छा बच्चे, आपका रीपेमेंट शेड्यूल है, जब जब जिस जिस दिन आपकी पेमेंट होगी वो डेट आपने लिखनी है। और इसमें एक बात का ख्याल रखना है, जैसे मैंने कंसोलिडेशन में भी आपको बताया था, आपने ये शेड्यूल बनाते हुए एक एक लाइन छोड़नी है, एक एक लाइन का गैप देना है। अच्छा बच्चे, सबसे पहली पेमेंट हमारी डाउन पेमेंट की थी ना, तो 1 जनवरी 2016 लिख लिया।
अगर डाउन पेमेंट ना पे करते हम लोग तो फिर मैं 31 दिसंबर पे पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा था, तो मैं ये शेड्यूल 31 दिसंबर से स्टार्ट करता। ओपनिंग बैलेंस, अच्छा अब ये बात याद रखनी है, ये शेड्यूल ओपनिंग बैलेंस में आपने जो फिगर लिखनी है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की फिगर लिखनी है। लीज पेमेंट की फिगर ना लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस में आपकी फिगर कौन सी आएगी बच्चे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। कौन सी फिगर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। भूलेंगे तो नहीं, याद रहेगी ना ये बात। अच्छा इंस्टॉलमेंट बच्चे हमने डाउन पेमेंट की है 2000 की, पहले ही दिन डाउन पेमेंट कर दी हमारा। अब बताएं उस दिन तो कोई इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं, जीरो पीरियड है ना। आप क्या करें, 7710 को 15% से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई कर दें 0/12, तो आंसर तो इंटरेस्ट का 0 आ जाएगा। सारी पेमेंट ही हमारी प्रिंसिपल की है। अब रिमेनिंग क्लोजिंग बैलेंस 5710 बन गया। अच्छा अब बच्चे पहली इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2016 को हो रही है और ओपनिंग बैलेंस क्या था? 5710। लीज रेंटल कितना बच्चे पे कर रहे हैं? 2000 रुपीज का। इंटरेस्ट की फिगर कंप्यूट करके बताइएगा। इंटरेस्ट की फिगर कैसे कंप्यूट करनी है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा बच्चे, कैलकुलेट करना शुरू करें। 5710 मल्टीप्लाई बाय 15%। ये फॉर्मूला भी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट। जी बच्चे कंप्यूट करके मुझे बता रहे हैं आप 856.5 की जगह पे 7 कर दूं, राउंड ऑफ कर दूं, टाइम थोड़ा सा मेरे पास आज शॉर्ट है। 2000 में से 857 लेस करके मुझे फिगर बतानी है। आपने क्या फिगर है, क्योंकि प्रिंसिपल कैसे कंप्यूट करना है? टोटल इंस्टॉलमेंट 2000, उसमें से माइनस। जी बच्चे 1143, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बच्चे अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे कंप्यूट करना है? ओपनिंग बैलेंस में से आपने प्रिंसिपल की अमाउंट लेस कर देनी है, क्लोजिंग बैलेंस डिटरमिन हो जाएगा। बच्चे बताइएगा, शाबाश। 4 5 6 7, ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चे अगली इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2017 4 5 6 7 इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है बच्चे 2000। अब बच्चे इंटरेस्ट की अमाउंट अगेन कैलकुलेट करें, मैं हेल्प कर रहा हूं आपकी। 4567 को मल्टीप्लाई करें 15% से। 4567 का 15% बताइएगा। 685, बिल्कुल ठीक हो गया जी। 685, 2000 में से 685 लेस कर दीजिएगा। वन 1315 फिगर बन रही है। यस सर। ठीक हो गया। अब बच्चे क्लोजिंग बैलेंस कैसे डिटरमिन करना है, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस में से प्रिंसिपल लेस करें, ओपनिंग बैलेंस में से प्रिंसिपल लेस करें। जी बच्चे 3 2 5 2 5 1 5 2 बन रहे, चलें जी 5 2 ठीक है जी 5 2 कर लो। अच्छा बच्चे नेक्स्ट 31 दिसंबर 2018। अब ये फिगर अगेन 3252 इंस्टॉलमेंट की फिगर है बच्चे 2000। इंटरेस्ट की फिगर मुझे कंप्यूट करके बताइएगा। 3252 का 15%। सर 488 जी बच्चे। अब मुझे प्रिंसिपल की अमाउंट भी बताइएगा। 2000 में से 488 लेस करना है आपने 1512। यस सर। अच्छा 3252 में से 1512 लेस करके आप क्लोजिंग बैलेंस की फिगर भी बताएं मुझे बच्चे। 1740। 1740। अब बच्चे ख्याल कीजिएगा, दोबारा से जरा तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अच्छा 31 दिसंबर 2019 1740 इंस्टॉलमेंट पे करनी है बच्चे 2000 की। आपने यहाँ पे बैलेंस 0 है, कोई बैलेंस नहीं है। आपने ये बैलेंसिंग फिगर एज इट इज कैलकुलेट करनी है 1740। इसमें राउंडिंग ऑफ का 1 to 3 रुपीज का डिफरेंस आ जाता है, तो बजाय इसके कि वो डिफरेंस आए आप इसका
बैलेंसिंग फिगर कंप्यूट कर लीजिएगा। 2000 में से 1740 लेस कर दो, ठीक है ना बच्चे, 2000 में से 1740 लेस कर दो, 260 फिगर बन रही है। यस सर। तो बच्चे अब आपने इसका टोटल करना है, 3 कॉलम्स का टोटल करना है, एक इस कॉलम का, एक इस कॉलम का और एक इस कॉलम का। इस क्वेश्चन में बड़ा आसान है इसका टोटल करना। ये फिगर होगी 7710 क्योंकि गिवन है सभी फिगर्स, 2290 और ये बचे 10,000। आप कैलकुलेट करके देखें ये फिगर्स बन रही है, ये तो क्वेश्चन से मैंने फिगर पिक की हुई है, आप कैलकुलेट करके देखें क्या हमारी ये फिगर्स बन भी रही है नहीं, हम सही तरीके से बाइफरकेट कर पाए हैं प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के अमाउंट को लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की मदद से। जी तहजीब साहब, इससे आगे कल कंटिन्यू करें, आज जुम्मे का दिन है, ठीक है, टाइम शॉर्ट है, जुम्मे के लिए निकलना है, ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा बच्चे। ये शेड्यूल आप लोगों ने कल क्लास इसकी है सर? प्रैक्टिस, जी बच्चे इंशाल्लाह कल हमारी क्लास होगी, ठीक है, तो बच्चे अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी बच्चे, सर ये जो 4 मई को रिजल्ट आ रहा है, ये न्यूज़ हुई? ये न्यूज कह रहे हैं कि आई कैप की साइट पे, मैंने चेक नहीं की, सुनने में अगर यही आप आ रहा है। और कंफर्म करें तो, अगर आप खुद कंफर्म हो हाँ जाए तो ग्रुप में भेज दीजिए। चले मैं बताऊंगा बच्चे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।